व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हैंडबॉल के बारे में। सबसे पहले हम हैंडबॉल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। एंशिएंट ग्रीक में एक गेम खेली जाती थी जिसका नाम था यूरेनिया, और रोमन्स में एक गेम खेली जाती थी जिसका नाम था हार्पेस्टन। ये दोनों स्पोर्ट्स जो हैं वो हैंडबॉल से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। उसके बाद जर्मनी में एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ। एक सॉन्ग जो था वो उसमें एक लिरिक्स थी जिसका नाम था फैंग बॉल स्पिल। ये जो लिरिक्स है इसका जो इंग्लिश में मतलब है वो ये है कैच द बॉल। तो हैंडबॉल जो है उसकी हिस्ट्री में हमें ये बातें पढ़ने को मिलती हैं कि हैंडबॉल का ताल्लुक़ किस तरह से हिस्ट्री के साथ है। हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के आखिर में हैंडबॉल जो है वो स्कैंडिनेविया और जर्मनी में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई। एक शख्स था जिसका नाम था जी वालस्ट्रोम ने स्वीडन में जाके हैंडबॉल को मुतारिफ़ करवाया 1990 में। क्या किया है जी वालस्ट्रोम ने? 1990 में स्वीडन में जाके हैंडबॉल को मुतारिफ़ कराया। इसका मतलब ये है कि स्वीडन में 1990 से पहले हैंडबॉल नहीं खेला जाता होगा। उसके बाद डेनमार्क जो है उन्होंने हैंडबॉल में एक बहुत बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई कि उन्होंने जो इंडोर हैंडबॉल थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया 1940 में। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडोर हैंडबॉल है वो डेनमार्क ने ईजाद की 1940 में। इससे पहले हैंडबॉल आउटडोर खेली जाती थी जिसमें 11 खिलाड़ी होते थे। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो आउटडोर हैंडबॉल थी उसको ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था 1936 में, और जो इंडोर हैंडबॉल है उसको ओलंपिक में शामिल किया गया 1972 में, और जो वुमेन हैंडबॉल गेम है उसको शामिल किया गया 1976 में ओलंपिक में। और एक बात ये भी है कि 1938 से लेकर 1966 तक इंडोर हैंडबॉल और आउटडोर हैंडबॉल इन दोनों गेम्स के, इन दोनों फॉर्मेट के अलग-अलग वर्ल्ड चैम्पियनशिप इवेंट्स हुआ करते थे। हैंडबॉल की जो गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, और ये जो है ये बनी थी 11 जुलाई 1946 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। जो हमारी इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन है इसका जो पहला प्रेसिडेंट था उसका नाम था एवरी बंडेज। और अब हम पढ़ लेते हैं हैंडबॉल में कोर्ट की मेजरमेंट, बॉल की मेजरमेंट और मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कोर्ट के बारे में, हैंडबॉल का जो कोर्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 40 मीटर होती है, और जो विड्थ होती है वो 20 मीटर होती है। आपको कोर्ट में एक दरमियान में एक लाइन दिख रही है, ये लाइन जो होती है ये सेंटर लाइन होती है जो कोर्ट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। हैंडबॉल के कोर्ट में जितनी भी लाइन लगी होती हैं वो सारी 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं, लेकिन जो गोल पोस्ट के दरमियान गोल लाइन होती है वो 8 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और इसके बाद ये जो गोल एरिया है, इस गोल एरिया में आपको छोटी सी लाइन नज़र आएगी। इस लाइन को हम कहते हैं गोल कीपर रिस्टेटिंग लाइन। ये लाइन 15 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका फासला गोल पोस्ट से 4 मीटर होता है। कितना होता है? 4 मीटर फासला होता है गोल पोस्ट से। ये लाइन का मकसद इतना होता है कि जब पेनल्टी शूट मिले तो गोलकीपर इस लाइन के पीछे खड़ा हो, इस लाइन से आगे ना हो, तो ये मकसद होता है इस लाइन का। उसके बाद ये जो गोल एरिया है इसके एंड में आपको एक लाइन दिखेगी जिसको हम 6 मीटर की लाइन कहते हैं। ये जो गोल एरिया है इसमें किसी भी खिलाड़ी को, चाहे वो अटैकर हो चाहे वो डिफेंडर हो, इन दोनों में से किसी भी खिलाड़ी को इस गोल एरिया के अंदर आने की इजाज़त नहीं होती और ना ही इसको टच करने की इजाज़त होती है। इसलिए हम इसको 6 मीटर लाइन या गोल एरिया लाइन भी कहते हैं। जो डी है ये 6 मीटर की लाइन पे मुश्तमिल होती है। ये डी जिसको हम गोल एरिया कहते हैं, ये 6 मीटर का फासला होता है इसका गोल पोस्ट से, और इसका मकसद इतना होता है कि सिर्फ गोलकीपर का एरिया है, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, चाहे वो ऑफेंसिव टीम हो चाहे वो डिफेंसिव टीम हो, तो कोई भी इसको टच नहीं कर सकता इस गोल एरिया को। और लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक खिलाड़ी अटैकिंग टीम की तरफ से गोल करने आ रहा है और वो बॉल को गोल एरिया में फेंक देता है और उसके बाद गिर जाता है गोल एरिया में या टच कर लेता है गोल एरिया की डी वाली लाइन को, तो क्या ये फाउल होगा? नहीं होगा फाउल। क्यों? क्योंकि गोल करने की कोशिश के बाद, बॉल को फेंक देने के बाद अगर अटैकिंग टीम का प्लेयर गिर जाता है गोल एरिया में या टच कर देता है डी को, पूरे गोल एरिया में किसी लाइन को टच कर देता है, तो फाउल नहीं होता, क्योंकि उसने शूट तो कर दिया है। तो ये है, आपने याद रखना इस बात को। शूट करने से पहले टच नहीं कर सकता, शूट करने के बाद बॉल को अपने हाथ से फेंक देने के बाद टच कर सकता है गोल एरिया को अटैकिंग टीम का प्लेयर।
अब आपको डी से बिल्कुल बाहर यानी गोल एरिया से बिल्कुल बाहर आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये जो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन होती है जो कि 7 मीटर की लाइन कहलाती है। 7 मीटर की लाइन का मतलब ये है कि ये गोल पोस्ट से 7 मीटर के फासले पर है। गोल पोस्ट क्या होती है? वो जो गोल पोस्ट जिसमें आप बॉल को फेंक के गोल करते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये होती है गोल पोस्ट जिसमें गोल करना होता है बॉल को फेंक के। तो जो 7 मीटर की लाइन है इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जब भी पेनल्टी शूट मिलेगी तो 7 मीटर की लाइन के पीछे से खड़ा होकर खिलाड़ी पेनल्टी शूट लगाएगा। तो 7 मीटर की लाइन का मकसद ये है कि पेनल्टी शूट 7 मीटर की लाइन के पीछे से लगाया जाएगा और पेनल्टी शूट लगाते हुए जो खिलाड़ी है उसका पाँव टच नहीं करना चाहिए इस लाइन को जो कि 7 मीटर वाली लाइन है। खिलाड़ी के पास सिर्फ 3 सेकंड होते हैं पेनल्टी शूट लगाने के लिए। इसके बाद आपको डॉटेड डी नज़र आ रही है। जो डॉटेड डी है ये जो है ये 9 मीटर का एरिया कहलाता है। इस एरिया का मकसद इतना होता है कि जब भी फ्री थ्रो मिलेगी तो इस एरिया के पीछे से फ्री थ्रो लगाई जाएगी। 9 मीटर के इस एरिया को हम फ्री थ्रो एरिया कहते हैं क्योंकि इस एरिया का फासला गोल पोस्ट से 9 मीटर का होता है। यहाँ से फ्री थ्रो जब लगाई जाती है तो जो कोई फ्री थ्रो तब मिलती है जब कोई भी खिलाड़ी इस टीम में कोई फाउल करता है तो मुखालिफ टीम को फ्री थ्रो मिलती है जो कि इस एरिया से लगाई जाती है। जितने भी ओपोनेंट टीम के खिलाड़ी होंगे वो फ्री थ्रो लगाने वाले खिलाड़ी से 3 मीटर के फासले पर होंगे जब तक वो फ्री थ्रो नहीं कर देता। तो इस तरह से आपने याद रखना है 4 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर और 9 मीटर का मीटर लाइन के बारे में कि वो क्या है। हैंडबॉल का जो मैच होता है वो 60 मिनट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी 30-30 मिनट के 2 टाइम पीरियड में मैच खेला जाता है। पहला 30 मिनट का जब मैच खेला जाएगा तो उसके बाद 10 मिनट की ब्रेक दी जाएगी और फिर से 30 मिनट का मैच खेला जाएगा। इस तरह से पूरे 1 घंटे का मैच खेला जाएगा। अगर टीम जो है उन दोनों टीमों का जो स्कोर है बराबर रहता है टाइम ख़त्म हो जाने के बाद भी, तो फिर हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ताकि कोई रिज़ल्ट सामने आ सके। अगर पूरा टाइम गुजरने के बाद भी 1 घंटे के मैच का टाइम गुजरने के बाद भी स्कोर बराबर है तो फिर हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। एक्स्ट्रा टाइम हम 10 मिनट का देते हैं जिसमें 5-5 मिनट के 2 हाफ खेले जाते हैं और 1 मिनट की हाफ टाइम ब्रेक दी जाती है। उसके बाद अगर फर्स्ट एक्स्ट्रा टाइम गुजरने के बाद भी स्कोर बराबर है तो फिर हम सेकंड एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। सेकंड एक्स्ट्रा टाइम में हम जिसको हम ओवर टाइम भी कहते हैं फिर से हम 10 मिनट का ओवर टाइम देंगे। सेम वैसे ही कि 5-5 मिनट के 2 हाफ होंगे और 1 मिनट की हाफ टाइम ब्रेक होगी बस। अगर इन सब के बावजूद अभी भी ड्रॉ है, कुछ भी मतलब रिज़ल्ट नहीं सामने आ सका, तो फिर हम पेनल्टी शूट जो है वो देते हैं और हर टीम के जो बेहतरीन 5 खिलाड़ी होते हैं वो 7 मीटर की जो लाइन है जिसको हम पेनल्टी शूट लाइन कहते हैं उसके पीछे खड़े होकर पेनल्टी थ्रो करते हैं या थ्रो कराई जाती है और जो टीम भी ज़्यादा स्कोर कर लेती है, ज़्यादा गोल करती है, वो टीम जीत जाती है हैंडबॉल में वो मैच। अब हम बात करते हैं थ्रो ऑफ के बारे में। हैंडबॉल का मैच जो है वो थ्रो ऑफ से स्टार्ट होता है। जिस टीम को भी थ्रो ऑफ मिलती है उस टीम के खिलाड़ी कोर्ट में जो अपना वाला उनका हाफ है उस पर खड़े हो जाते हैं और सेंटर लाइन से गेम को स्टार्ट करते हैं पास करते हुए अपने ही टीम के मेंबर को, यानी दूसरे के हाफ में जाकर पास नहीं कर सकते। थ्रो ऑफ में आपने एक पास करना होता है जो अपने हाफ में करना होता है और फिर आप दूसरे के हाफ में जा सकते हैं, लेकिन पहला पास अपने ही हाफ में करना है। इसको हम थ्रो ऑफ कहते हैं। थ्रो ऑफ करते हुए मुखालिफ टीम के सारे खिलाड़ी कम से कम 3 मीटर के फासले पर होने चाहिए थ्रो ऑफ करने वाली टीम से। अब हम बात करते हैं गोल थ्रो के बारे में। गोल थ्रो जो है वो गोलकीपर करता है। जब भी कोई टीम अटैक करने आती है और अटैकिंग टीम का प्लेयर बॉल को बजाय गोल पोस्ट में गोल थ्रो करने के बॉल को बाहर फेंक देता है, एंड लाइन से बाहर फेंक देता है और वो गोल पोस्ट में नहीं जाती, तो जब भी बॉल एंड लाइन को क्रॉस करती है तो फिर दोबारा से स्टार्ट कीपर करता है और कीपर गोल एरिया में खड़े होकर फौरी तौर पर अपने टीम मेंबर को बॉल फेंकता है। इसको हम कहते हैं थ्रो ऑफ। जो गोलकीपर करता है गोल एरिया में से पास फेंकता है अपने ही टीम मेंबर को, उसको हम कहते हैं गोल थ्रो। अब हम हैंडबॉल के रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं।
हैंडबॉल में आप बॉल को पकड़कर सिर्फ 3 स्टेप्स ले सकते हैं वॉक करते हुए। इससे ज़्यादा आप स्टेप नहीं ले सकते बॉल को पकड़कर, वरना वो फाउल होगा। लेकिन अगर आप बॉल को पकड़कर चलना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, तो आप ड्रिबल करते हुए ये काम कर सकते हैं, जिस तरह बास्केटबॉल में ड्रिबल की जाती है। तो आप हैंडबॉल में भी बॉल को ड्रिबल करते हुए जितने मर्जी स्टेप ले सकते हैं, लेकिन बॉल को ड्रिबल किए बगैर पकड़कर सिर्फ 3 स्टेप ही ले सकते हैं। दूसरा फाउल हमारे पास आता है डबल ड्रिबल। डबल ड्रिबल उसको कहते हैं जब कोई खिलाड़ी ड्रिबलिंग करते हुए बॉल को लेके जा रहा था और वो एकदम से रुका, बॉल को पकड़ा हाथ में और फिर से दोबारा ड्रिबल स्टार्ट कर दी, तो इसको हम डबल ड्रिबल कहते हैं। आप एक बार ड्रिबल करने के बाद रुककर दोबारा ड्रिबल नहीं कर सकते, वरना ये फाउल होगा। आप एक बार ड्रिबल करते हुए अगर बॉल को लेके जा रहे हैं तो आप सिर्फ उसको पास कर सकते हैं। अब आप दोबारा से ड्रिबल नहीं कर सकते, या तो गोल कर सकते हैं या तो पास कर सकते हैं, दोबारा अगेन ड्रिबल नहीं कर सकते एक बार रुकने के बाद, वरना ये फाउल होगा, जिसको हम डबल ड्रिबल कहते हैं। आप हैंडबॉल की बॉल को अपने फुट से टच नहीं कर सकते। इसके अलावा आप अपनी कोहनी से, अपने सर से, गर्दन से, अपनी चेस्ट से, बैक से, आप अपनी टांग से भी टच करती है हैंडबॉल तो कोई फाउल नहीं है, टांग को भी टच करता है। लेकिन अगर आपके पाँव को टच करेगा हैंडबॉल तो ये एक फाउल होगा। हैंडबॉल में एक और टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं पैसिव प्ले। पैसिव प्ले में ये होता है जो टीम भी अटैक कर रही है वो आपस में पास करती जाती है और गोल करने की कोशिश नहीं करती। अगर रेफरी को ऐसा लगता है कि जो टीम अटैक कर रही है वो बिल्कुल भी अटैक करने की कोशिश में नहीं है बल्कि आपस में ही पासिंग करके टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो रेफरी इसको भी फाउल दे सकता है, इस बात को भी, और मुखालिफ टीम को जो कि डिफेंस कर रही है उसको बॉल दे देगा। तो इस तरह से पैसिव प्ले अलाउ नहीं होता हैंडबॉल में। इसके अलावा जो बाकी फाउल्स हैं वो आप सबको पता है कि किसी को धक्का देना, किसी को जानबूझकर गिराना और थूक फेंकना, गालें निकालना, ये तमाम चीज़ें फाउल में आती हैं। वो 4 तरह की साइज़ की होती है। सबसे छोटा साइज़ जो होता है वो 0-0 साइज़ है। 0-0 साइज़ का जो बॉल है वो 6 साल से छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो बॉल का सरकमफ्रेंस होता है वो 42 से 44 सेंटीमीटर होता है और जो बॉल का वेट होता है वो 260 से कम होना चाहिए, 260 ग्राम से कम होना चाहिए बॉल का वेट 0-0 साइज़ में। ठीक हो गया। इसके बाद जो साइज़ है वो 0 साइज़ है, और 0 साइज़ का बॉल वो बच्चे यूज़ करते हैं जिनकी एज 6 से 8 साल तक होती है। और इस साइज़ में जो बॉल का सरकमफ्रेंस होता है वो 46 से 48 सेंटीमीटर होता है और जो बॉल का वज़न होता है वो 240 से 300 ग्राम तक होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा साइज़ आता है बॉल का वो 1 आता है, साइज़ 1 की बॉल। साइज़ 1 की बॉल वो बच्चे इस्तेमाल करते हैं जिनकी एज 8 साल से ज़्यादा होती है, और साइज़ 1 का जो बॉल है उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो 50 से 52 सेंटीमीटर होता है और जो वेट होता है वो 290 से 330 ग्राम तक होना चाहिए। उसके बाद साइज़ 2 आता है बॉल का। साइज़ 2 का जो बॉल है वो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं जो 14 साल से ज़्यादा एज की हैं, और वो बॉयज़ इस्तेमाल करते हैं जिनकी एज 12 साल से ज़्यादा है। तो जो साइज़ 2 का बॉल है उसका जो साइज़ होता है या जो सरकमफ्रेंस होता है वो 52 से 56 सेंटीमीटर होता है और जो वेट होता है वो 325 से 375 ग्राम तक होना चाहिए। ठीक हो गया। ये है हमारे पास साइज़। लेकिन जो लास्ट साइज़ है, जो साइज़ 3 है, जो सबसे बड़ा साइज़ है, वो उन बच्चों के लिए या उन लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी एज 16 साल से ज़्यादा है। और साइज़ 3 का जो बॉल है उसका जो वेट है वो है 425 से 475 ग्राम तक, और जो सरकमफ्रेंस है वो 58 से 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बॉल्स हैं जो कि अपनी मेजरमेंट और सरकमफ्रेंस में आपके सामने है कि इनकी सरकमफ्रेंस क्या होगा। सरकमफ्रेंस को हम साइज़ भी कह सकते हैं और वेट को हम वज़न कहेंगे कि उनका वज़न कितना होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, और हैंडबॉल में 2 कार्ड यूज़ होते हैं, एक रेड कार्ड, एक येलो कार्ड। येलो कार्ड वार्निंग के लिए यूज़ होता है और 2 मिनट की सस्पेंशन के लिए यूज़ होता है, और रेड कार्ड जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, किसी भी खिलाड़ी को ग्राउंड से बाहर निकालने के लिए। ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।